सभी सैलरी लोगों की एक बहुत ही टची टॉपिक है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट सिर्फ एक चेंज ऑफ लाइफ है कि पहले आप रेगुलरली वर्किंग पे जाते थे, अब आपने वर्किंग पे जाना एक पर्टिकुलर जगह पे बंद कर दिया। एक्चुअली रिटायरमेंट में होता क्या? जापान में आप जाएंगे तो 80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी साइकिल चलाता है, कार चलाता है, अपना काम करने के लिए निकला रहता है। हमारे जब माता पिता रिटायर हो रहे थे तो उनको लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिएंगे तो 80 साल, काम तो बहुत होते हैं लेकिन फिर भी आदमी कि लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं, राइट। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. नमस्कार, बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट में आज आपका फिर स्वागत है। अभी हम एक सीरीज आपके सामने लेके आए हैं रिटायरमेंट पे। मुझे पता है कि सभी सैलरीड लोगों के लिए एक बहुत ही टची टॉपिक है रिटायरमेंट, क्योंकि जिस दिन नौकरी नहीं रहेगी उस दिन हम आगे क्या करेंगे। तो आज इसी से जुड़े हुए सवाल हम ओमनाथ से बात करेंगे कि रिटायरमेंट एक्चुअली होता क्या है, कितने पैसे की ज़रूरत है हमें रिटायरमेंट के बाद, और क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए रिटायरमेंट के समय, प्लानिंग करते समय, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय। तो ओमनाथ, यहीं से शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि रिटायरमेंट को किस नज़र से देखना चाहिए, क्या है रिटायरमेंट? रिटायरमेंट सिर्फ एक चेंज ऑफ लाइफ है कि पहले आप रेगुलरली वर्किंग पे जाते थे, अब आपने वर्किंग पे जाना एक पर्टिकुलर जगह पे बंद कर दिया है। ओके, सो क्या रिटायरमेंट को हम अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में रिटायरमेंट का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, इंडियन कल्चर में हम ये सोच लेते हैं कि 58 के हो गए, 60 के हो गए, अब तो रिटायरमेंट की एज आ गई, हम पहले से ही सोच के रखते हैं। ऐसा कुछ कल्चरली भी डिफरेंस है क्या? मुझे तो रिटायरमेंट शब्द ही समझ में नहीं आता। इंडिया में 58-60 ईयर्स में बोलते हैं कि रिटायर हो गए। एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी 30 ईयर्स की एज में तो ज्वाइन ही करता है, राइट। और 60 ईयर्स में आप बोलते हो रिटायर हो गए, तो इफेक्टिवली उसकी वर्किंग लाइफ कितनी हुई? 30 साल। जापान में आप जाएंगे तो 80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी साइकिल चलाता है, कार चलाता है, अपना काम करने के लिए निकला रहता है। तो 58-60 वो एक फिगर है सरकारी रिटायरमेंट का। ओके, अदरवाइज लाइफ तो बहुत लंबी है। एवरेज लाइफ इंडिया में 72 से 75 ईयर्स है। राइट। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं सरकारी फिगर है केवल क्योंकि सरकार ने किसी दिन तय कर दिया कि 60 में रिटायरमेंट होना है, लेकिन आजकल एक और भी नया कॉन्सेप्ट आया अर्ली रिटायरमेंट का, जहाँ पे यंगस्टर्स प्लान कर रहे हैं कि 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाएं या फिर 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाए। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? मतलब क्या, हाउ वर्केबल इट इज? अगर कोई व्यक्ति ये बता सके कि उसको लाइफ में ये 10 अचीवमेंट है, उस मरने से पहले ये 10 अचीवमेंट पूरे करने हैं, तो डेफिनेटली वो 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में वो अपने अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेकर के वो अपना काम कर सकता है। उद्देश्य अगर आदमी के पास में, तो देन ही शुड ट्राई अर्ली रिटायरमेंट। और जॉब में वापस तो आप कभी भी आ सकते हो। राइट। एक्चुअली रिटायरमेंट में होता क्या बदलता क्या है लाइफ में हमारे, क्या बदलता है काम के अलावा? काम के अलावा बस इतना होता है कि जो आपकी एक रेगुलर लाइफ थी वो चेंज होती है रिटायरमेंट के बाद में, कि आप सुबह तैयार होकर के जाते थे, वो चेंज होता है। और दूसरी चीज ये चेंज होती है कि आपके पास जो रेगुलर इनकम आ रही थी वो आना बंद हो जाता है। मतलब अब आप बिना तैयार हुए रह सकते हो घर में? हाँ, आराम से आप लेट भी उठ सकते हो। ओके। हमारे खर्चों पे क्या अंतर पड़ता है जब हम रिटायर होते हैं? जब हम नौकरी में हैं उस समय तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जब रिटायर हो गए तो ऑफ कोर्स किसी किसी को पेंशन मिलती है, बहुत सारे लोगों को आजकल पेंशन नहीं भी मिलती। तो क्या हमारे खर्चों पे फर्क पड़ता है? क्या हमारी इनकम पे असर पड़ता है? रिटायरमेंट के बाद इनकम तो डेफिनेटली, अगर आप सैलरी क्लास से तो पेंशन पे आ जाएंगे, पेंशन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटरेस्ट पे आ जाओगे। राइट। ये इनकम से संबंधित है। खर्चों में एक बहुत बड़ा फर्क ये पड़ता है कि खाने पीने के जो आपके खर्चे हैं वो तो नॉर्मल हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा कोई अंतर आता नहीं है। लेकिन आपके खर्चे चेंज हो जाते हैं। पहले जो ऑफिस के लिए आपके खर्चे होते थे वो रुक जाते, लेकिन आपकी उम्र क्योंकि बढ़ रही है, सेकंड लेग में आप जा रहे हो, आप हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हो, तो बात दूसरी है। अन्यथा आपके मेडिकल खर्चे और सोशल खर्चे बढ़ जाते हैं। अच्छा, खर्चे बढ़ भी जाते हैं, कुछ खर्चे कम भी हो जाते हैं हमारे? खर्चे कम ऐसे खाने पीने के, और जो आपके पहले कपड़े और ऑफिस के रेगुलरली जो चाहिए होते थे वो खर्चे कम होते हैं। अदरवाइज आपके खर्चे बढ़ते ही हैं। ओके। आपने कहा दवाइयों के बारे में, आपने मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में एक बात कही, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। रिटायरमेंट के बाद पे क्या ज़्यादा ध्यान देना है हमें अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे या फिर मेडिकल इंश्योरेंस पे? देखिए, रिटायरमेंट जो अपने एज है, मान लेते हैं कि 60 ईयर्स में अगर कोई रिटायर हो रहा है, तो डेफिनेटली 60 ईयर्स के बाद में अगर आप एक्टिव लाइफ में बहुत एक्टिव नहीं है, अपनी लाइफ में एक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली आपके मेडिकल के खर्चे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे
मेडिकल के खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि आप शहर में हो। अगर आप रूरल एरिया में होते तो डेफिनेटली ज़्यादा स्वस्थ होते क्योंकि वहाँ पैदल बहुत चलना पड़ता है। मेडिकल के खर्चे आपके बढ़ेंगे। मेडिकल के प्रोविजनिंग जरूरी है ओके। किसी भी केस में, चाहे आप आयुष्मान में कवर्ड हो, चाहे आप अपनी कंपनी के मेडिकल सुविधा से कवर्ड हो, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड हो, या फिर आपके पास में एक सब्सटेंशियल अमाउंट का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्योंकि उम्र बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसीलिए ज़्यादा मेडिकल प्रोविजनिंग की हमें ज़रूरत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, शायद जब हमने नौकरी शुरू की उतने मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होते, एज बढ़ने के साथ में वो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। ऐसा कई बार हमने देखा है कि लोग रिटायर होते हैं तो शुरू के 2-4 साल उनको समझ नहीं आता कि क्या फ़र्क पड़ा है एक्चुअली, लेकिन उसके बाद में फिर अचानक उनको ऐसा लगने लगता है कि अब पैसा कम पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में आदमी जब रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है, उसके पास बैंक में एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट उसको जो मंथली सैलरी मिलता है उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो उस समय उसको ये लगता है कि ये पैसा मेरा जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकता। राइट। लेकिन क्या होता है, उस पैसे को डायबिटीज हो जाती है। वो पैसे को डायबिटीज होती है इन्फ्लेशन के थ्रू। जो पैसा उनको आज मिला हुआ है, अगर उन्होंने उस पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं करके अगर उसको उन्होंने कहीं पे भी गलत इन्वेस्टमेंट किया और या फिर उन्होंने उस पैसे को सेविंग्स के तौर पे ही रखा, प्रोटेक्टेड मनी के तौर पे ही रखा, तो उस परचेजिंग पावर उस पैसे की कम होती चली जाती है। जब पैसे की परचेजिंग पावर कम होती है तो रिटायरमेंट पे मिला हुआ पैसा आपका 2-3 साल बाद आपको कम लगने लगता है। राइट। आपने बड़ा मजेदार बात बोली कि इन्फ्लेशन डायबिटीज के समान है। तो इन्फ्लेशन से और किन किन चीजों पे असर पड़ता है हमारी लाइफ में आफ्टर रिटायरमेंट? इन्फ्लेशन आपके एक तो परचेजिंग पावर को कम करता है पैसों की। इन्फ्लेशन से आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके बढ़ते चले जाते हैं। राइट। फिर आपको मेडिकल के एक्सपेंसेस आपके बढ़ते चले जाते हैं। मेडिकल में अमूमन इन्फ्लेशन का इफेक्ट नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है। फिर आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आता है। भाई जब आप रिटायर हुए हो तब जो आप लाइफस्टाइल जी रहे थे वैसे ही लाइफस्टाइल आप चाहोगे कि जो आपकी लाइफ है 80 साल की, 85 साल की, आप वैसे ही जिएंगे। वो तो कम से कम मेंटेन करें। वो मेंटेन करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट। तो खर्चे आपके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनको तो पैसा मिल रहा है, कोई कॉर्पस फंड उन्हें इकट्ठा मिल जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है रिटायरमेंट के बाद में। उन्हें कई बार ऐसा कोई बहुत इकट्ठा पैसा मिलता भी नहीं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। उनके लिए क्या सलाह है आपकी? वो कैसे अपने रिटायरमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट? ये रिटायर सबको होना, ये 100% क्लियर है कि अगर आप जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी वर्केबल लाइफ 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स तक रहती है। इनफैक्ट उनका तो अनुभव जितना बढ़ता है तो वो एज ए कंसल्टेंट भी काम कर पाते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में ये होता है कि वो एक समय के बाद में आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है। अब रेगुलर इनकम बंद होनी ही है, आपको पता है, एक सर्टेन एज में। Right. तो उसकी प्रोविजनिंग आपको तब करनी है जब आप वर्किंग लाइफ में, वर्किंग एज में है कि तो जब हमें सैलरी मिल रही है हमें उस समय से प्रोविजनिंग शुरू करनी है अपने रिटायरमेंट की। डेफिनेटली। चाहे आपने जब पूछा था जेनजी को अर्ली रिटायरमेंट करना है, यंग लोगों को अर्ली रिटायरमेंट लेना है, या फिर आपको पूरी नौकरी करने के बाद में रिटायरमेंट होना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिएंगे तो 80 साल तक मिनिमम। राइट। तो आपके पास में रिटायरमेंट की डेट से लेकर के आप 80-85 साल तक की प्रोविजनिंग आपके पास में होनी चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, अभी तो बात हो गई रिटायरमेंट के फंड्स के बारे में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं। चलिए, ये चर्चा आई गई है तो मैं ये एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। लोग जो जमा करते हैं, जो सेव करते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट की तरह से देखने लगते हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, या एक ही है? बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। सेविंग का मतलब ये होता है कि आपने कहीं पे पैसा सेव किया हुआ, कहीं पे पैसा रखा हुआ है, उस पर एक नॉमिनल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। जनरली इन्वेस्टमेंट के पैरेलल्स में जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि वो पैसे का कैश आउटफ्लो जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बीट करके कोई पैसा मिल रहा है। सपोज करिए कि रोटी कपड़ा मकान का इन्फ्लेशन अगर 4% है, फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको 6% मिल रहा है, दैट मीन्स आपका इन्फ्लेशन बीट हो रहा है। लेकिन लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है वो तो ज्यादा है, वो 6% तो नहीं है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन किसी मिडिल क्लास के लिए 9% होगी, हायर मिडिल क्लास के लिए 11% होगी, और हायर जो HNI व्यक्ति है उसके लिए 15% होगी। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स जब आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाए तो दैट इज कॉल्ड, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। बाकी सब चीजें सेविंग्स में चली जाएंगी। बाकी सब चीजें सेविंग्स। ओके। हमें एक्सपेंसेस किस तरह से प्लान करने चाहिए
कि हमारा रिटायरमेंट थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि रिटायर होना है सबको, ये आपने बोला ही है। करेक्ट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटायरमेंट के पैसे का या सेव करते हैं अपने रिटायरमेंट का पैसा, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस सिर्फ रोटी कपड़ा मकान या आपकी लाइफस्टाइल की नहीं है। कुछ खर्चे आपके ऐसे होते हैं जो एनुअली आते हैं, साल में एक बार आते हैं। राइट राइट। तो कोई भी व्यक्ति गलती ये करता है कि कुछ एक्सपेंस जो रेगुलर है सिर्फ उसको कंसिडर करता है, एनुअल एक्सपेंस को नहीं करता। एनुअल एक्सपेंस आपका मकान का प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, कार इंश्योरेंस आपके हो गए, हाँ, सभी तरह के इंश्योरेंस हो गए। सभी तरीके के इंश्योरेंस हो गए। ये सारे एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 12, इसको भी आपको मंथली एक्सपेंस में ऐड करना है। राइट। और कोई और खर्चे भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके रिटायरमेंट से पहले आपने बच्चे की शादी नहीं की हो, अब बच्चे की शादी होने वाली है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ खर्चे आपके आते हैं जो 1 से 7 साल में आने वाले हैं। जैसे आपको कार चेंज करने की स्थिति हो सकती है, आपको घर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, वाइट वॉश का आपका खर्चा हो सकता है, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, गाड़ी है सड़क पे निकलती है, उसका एक्सीडेंट होगा, उसका प्रोविजनिंग आपके पास में होनी चाहिए। तो कुछ खर्चे 1 से 7 साल में आते हैं और कुछ 7 से लंबे समय में आते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस का भी आपके पास में प्रोविजन होना चाहिए, वरना ये होता है कि रिटायरमेंट का कॉर्पस एक बहुत बड़ा अनप्रोविजनल एक्सपेंसेस में चला जाता है। ओके। सो जब आप बार बार बोल रहे हैं कि प्रोविजनिंग करनी चाहिए, प्रोविजनिंग करनी चाहिए, तो प्रोविजनिंग करनी कैसे? मतलब मैं क्या अपने हिसाब से अपने मन से कर लूं, या अपने बजट बनाने होंगे, अपने एक्सपेंसेस को लिखना होगा, 1 से 7 साल एनुअल एक्सपेंस को लिखना होगा, 1 से 7 साल में आने वाले खर्चों को लिखना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा, और 7 साल से बाद में आने वाले खर्चों को प्रेडिक्ट करना होगा। ओके। मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जब आदमी रिटायर्ड होता है तब तक बच्चों की शादी हो चुकी होती है। अमूमन हम मान लेते हैं कि शादी हो चुकी है, घर उनका बन चुका होता राइट। है, घर बन चुका है, लेकिन घर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस और वाइट वॉश का खर्चा आएगा ही आएगा। बच्चों की शादी हुई है तो आपको बच्चों के पास ज्यादा होगा या बच्चे आपके पास में आएंगे? राइट। विदेश में रह रहे हैं तो ज्यादा खर्चा है। विदेश में अगर रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनके पास में जाना है, ज्यादा खर्चा आएगा। बेटी है, दामाद है, वो आपके पास में आएंगे, आप कभी बेटी दामाद के पास में Right. जाओ। ये सब खर्चे कैरी होते हैं, ये सब खर्चे होते हैं रिटायरमेंट के बाद। ये सोशल एक्सपेंसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते शायद इन एक्सपेंसेस पे कि ये भी एक्सपेंस है, ये भी खर्चे हैं, और इसकी प्रोविजनिंग हम नहीं कर पाते। और पीपल एक्सपेक्ट यू मोर इन सोशल गैदरिंग। राइट, कि अब तो आप रिटायर हो गए, आपके पास क्या काम है, आप आओ ही शादी में। काम तो होते हैं, लेकिन फिर भी आदमी लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं। राइट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि कितना पैसा काफी है रिटायरमेंट का एज कॉर्पस फंड, तो उसका कोई फॉर्मूला है क्या कहीं हमारे पास? उसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जितना पैसा आपके पास है आपको उसी से मैनेज करना है, तो आपको उसकी अपनी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करनी अगर मैं चाहिए। रिटायर नहीं हुई हूँ और मैंने भी नया पैसा कमाना शुरू किया है, अब मैं रिटायर कभी ना कभी तो रिटायर होंगी, तो क्या मुझे कितना पैसा सेव करने का टारगेट बनाना चाहिए बिफोर रिटायरमेंट? आज जो आपके खर्चे हैं, आपको एक्सपेक्टेड है कि इसी लाइन पे आपके रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे होंगे, तो आपके पास उतना कॉर्पस होना चाहिए। एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का अगर आपको रिटर्न मिलता है, जो आज एफडी का रिटर्न है या ±2%, राइट। तो उस हिसाब से आपको कॉर्पस को डिसाइड करना होगा। सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए और आपको अगर 6% इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितने रुपए की आवश्यकता है। मतलब इसमें आप कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला बता पाएं कि अगर मेरा आज 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है और रिटायर में 10 साल बाद होने वाली, मल्टीप्लाई बाय इतने से कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कॉर्पस फंड चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, फॉर्मूला तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आज अगर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा है, अगर आपको लगता है कि 6% से महंगाई बढ़ रही है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं 10 साल बाद कितना लगेगा, और उस समय अगर 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो मेरे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉर्पस है उससे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आज मिल रहा है, वो इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। तो आपको कुछ जो भविष्य में होने वाले खर्चे हैं उसके लिए अलग से प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, बजट बनाना पड़ेगा। अच्छा, इतनी सारी बातें हमने की, इन्फ्लेशन के बारे में बात की, हमने बात की कि रिटायरमेंट के बाद कैसा फंड्स होने चाहिए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमारे जब माता पिता रिटायर हो रहे थे तो उनको लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। ये अब 2026 में आके हमारे लिए इतना बड़ा इशू क्यों बन गया है कि रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस फंड होना चाहिए, इसको प्लान करना चाहिए? क्या बदला है उस जमाने में और आज? क्या बदला है एक शहर में और एक गाँव में?
ये बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव है। रिटायरमेंट जब पहले हुआ करता था तो लोग अपने शहर जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ से सेटल होकर के अपने नेटिव प्लेस में अपने गांव चले जाते थे। गांव में पहले से मकान होता था। राइट। गांव का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा शहर के हिसाब से मॉडरेट रहता है। वहाँ पे खर्चे आपके कम होते हैं, आपके खेत से अनाज आ जाता है, आपको एक्सरसाइज के लिए जिम नहीं जाना, ऑलरेडी आप खेत से आवन जावन करते हैं, आपका जिम हो जाता है। सोसाइटी आपकी लिमिटेड रहती है तो उसमें आपके खर्चे बहुत कम होते हैं। राइट राइट। और सोसाइटी हेल्प कम्युनिटी उसका बहुत फर्क पड़ता था। आज आप रिटायर होके कहाँ पे रहते हो? शहर में जहाँ से रिटायर हो रहे हैं। जहाँ से आप रिटायर हो रहे हो। जब आप शहर में रहते हो, अगर आप टायर 1 से रिटायर हुए हो, आप टायर 1 में अगर घर बनाते हो, फ्लैट बनाते हो, तो डेफिनेटली वहां तक पहुंचने में आपकी बहुत बड़ी सेविंग्स चली जाती है। राइट। उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचा भी तो आपको इन्फ्लेशन कहाँ का मिल रहा है? टायर 1 सिटी का। रिटायरमेंट के बाद अगर आप अपने शहर में ही सेटल हो रहे हो जहाँ पे आपने काम किया था, ज्यादा डेफिनेटली आपको ज्यादा इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा। वो एकदम गांव में चले जाएंगे तो इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा कम होगा क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। चल, आपने पूछा कि उस जमाने में क्या होता था। पहले ये होता था कि इन्फ्लेशन आपको उतना असर नहीं करता था। राइट। आपको घर, मकान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गांव के हिसाब से मेंटेन करने पड़ते थे। आज शहर के साथ आज एक खर्चा और बहुत बड़ा है कि पहले जब आपका बच्चा आपसे मिलना होता था तो वो आपके पास गांव में आता था मिलने के लिए। आज की डेट में अमूमन जितने बच्चे हैं पढ़ लिख गए हैं तो वो विदेश चले जाते हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं। 2 बच्चे हैं तो पता चला एक बेंगलोर में, एक पूना में। राइट। और अगर आप भोपाल में रह रहे हैं तो तो कभी आपको फ्लाइट travel पकड़ के आप बेंगलोर जा रहे हैं, कभी आप पूना जा रहे हैं। बिल्कुल। ये सर खर्चे बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं सारे खर्चे। तो आज हमने बात की है रिटायरमेंट के बारे में कि रिटायरमेंट किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफस्टाइल को। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हैं और किस तरह से इनको अप्रोच करना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट यही रहेंगे हमारे साथ, ओमनाथ शर्मा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।